नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर इंटीग्रेशन में आप पढ़ रहे हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट क्लास में कराए थे। आइए इसके कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। लिखा है यूजिंग द डाइवर्जेंस थ्योरम, यानी डाइवर्जेंस थ्योरम यानी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसे यूज करना है। ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम किसने दी? गॉस ने। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस या डाइवर्जेंस थ्योरम, है ना, किसी भी नाम से आप कह सकते हो। तो यूजिंग द डाइवर्जेंस थ्योरम, आपको डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करनी है। इवैल्यूएट, आपको मान ज्ञात करना है किसका? इस सरफेस इंटीग्रेशन का। ठीक है, और एस दे रखा है आपको। सरफेस जो है, सरफेस की इक्वेशन दे रखी है, समीकरण x² + y² + z² = 4। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। आइए देखते हैं। देखो, लेकिन ये किस तरीके से रखा है, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन पहले गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिख लेते हैं। क्या होती है? सरफेस इंटीग्रल वेक्टर f डॉट n कैप इंटू ds बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर f और इंटू dv। ठीक है जी। चलो, तो देखो वेक्टर f डॉट n क्या होगा देखेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ f क्या होगा देखेंगे। ठीक है, अलग को देख लो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो वेक्टर f डॉट n कैप निकाल दो पहले, है ना। ठीक है जी, तो वेक्टर f को क्या मानेंगे? f1 i कैप प्लस f2 j कैप और प्लस f3 k कैप। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रखो f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप। ठीक है जी, तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें मैं आपको एक चीज़ और करा दूँ, है ना। तो ये क्वेश्चन तो सोल्व हो ही रहा है, साथ में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हम कार्टेशियन फॉर्म भी करेंगे। ठीक है, तो लिख लो, हेडिंग भी लिख सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या है? यानी कार्तिकीय रूप कह सकते हो या कार्तीय रूप कह सकते हो, यानी एक तरीके से कंपोनेंट्स में रिजोल्व करके, घटकों में तोड़ करके गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होगी। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये हेडिंग भी आप लिख लो। ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की कौन सी फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन यानी कार्तीय या कार्तिकीय बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, देखो, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए ये तो एक फॉर्म है उसकी नॉर्मल, इसे बदलना है कार्टेशियन फॉर्म में, यानी ठीक है, एक्स वाई जेड के टर्म में बदलते हैं ना। जैसे क्या होता है वेक्टर आर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो एक्स वाई जेड की टर्म में जो फॉर्म आती है उसे कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। ठीक है, देखो, जैसे आई की गुना में एफ एक्स है, जे की गुना में एफ वाई है और के की गुना में एफ जेड है, तो चाहे एफ एक्स एफ वाई एफ जेड से संबोधित वो कर लो, डिनोट प्रदर्शित, या F1 F2 F3 से कर सकते हो। तो इसका मतलब है घटकों में तोड़ करके जो इसका रूप होगा वो, है ना, वेक्टर f का मान और इनटू में n कैप का मान। ठीक है, n कैप मतलब, है ना। तो देखो क्या आएगा, इनटू नहीं है, डॉट है, तो आएगा F1 i कैप डॉट n कैप। ठीक है जी, एक काम और कर लो, इसके साथ ds और ले लो। ठीक है, तो यहाँ क्या है? ds, तो यहाँ भी क्या आएगा? ds। क्लियर है? इसके साथ देखो F2 और ये क्या होगा? j कैप डॉट n कैप और इंटू ds। ठीक है, क्योंकि इस सारे का ही मान निकाल लो। प्लस क्या आ जाएगा? F3 और k कैप डॉट n कैप और इंटू ds। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। तो देखो, ध्यान सुनना मेरी बात। मैंने बताया था ये सरफेस है और सरफेस पर नॉर्मल वेक्टर होता है, यानी नॉर्मल यानी लंबवत, और वेक्टर माने यूनिट वेक्टर। नॉर्मल यूनिट वेक्टर है यानी लंबवत एकांक सदिश है n कैप। तो देखो आई कैप आ रहा है ना, तो मैंने एक बार बताया था जब, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल पढ़ाया था मैंने, तब आपको तो बताया था मैंने कि जैसे आई कैप ये है, ठीक है, आई कैप आ रहा है तो सरफेस ये वाला लेना है। ठीक है, तो आप जानते हो, देखो इस तरीके से आई कैप इसका होता है एक्स एक्सिस का, है ना, और जेड ये कौन सी है? वाई एक्सिस का क्या होता है? जे कैप, और जेड एक्सिस का क्या होता है? के कैप। ठीक है जी, चलो, तो देखो
आई कैप क्यों आ रहा है आई कैप इधर आ रहा है, तो इसका मतलब सरफेस ऐसे रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है एन कैप की जगह ही यदि हम, देखो आई कैप तो आ ही रहा है, एन कैप के स्थान पर भी यदि हम आई कैप लेना चाहें तो हमें सरफेस को कैसा रखना पड़ेगा, ऐसे, क्योंकि नॉर्मल जो है ना ये एन कैप, ये सरफेस पर कैसा है, परपेंडिकुलर, लंबवत है, तो सरफेस हमें ऐसे रखना पड़ेगा। तो हमारा एन कैप किसके बराबर हो जाएगा, आई कैप के, ठीक है। बात समझ में आ रही है भाई। हमें आई कैप, यदि इस एन कैप को आई कैप बना लें तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो हम इसे 1 बनाना चाह रहे हैं, तो एन कैप को आई कैप बनाना चाहेंगे फिर इसके लिए, तो आई कैप एन कैप को बनाना है, तो आई कैप इस दिशा में होता है, तो इस दिशा में यदि एन कैप को रखना है, आई कैप बनाना है उसे, तो सरफेस को ऐसे रखना पड़ेगा। यानी सरफेस जो है ना आपका, एक तो वाई प्लेन में होगा और एक इधर है ना, इधर जेड प्लेन में और वाई प्लेन में, तो सरफेस आपका वाई जेड प्लेन में होगा यदि आई कैप आ रहा है तो, ठीक है। तो ये बात आप समझ भी लो, यदि आई कैप है तो आपका सरफेस किस प्लेन में होगा, वाई जेड प्लेन में, ठीक है, सरफेस चाहे तो लिख लेना अपने समझने के लिए, है ना। और जे कैप आ रहा है तो आपका सरफेस होगा, भाई जे वाला वाई छोड़ दो बस, तो क्या आएगा, जेड एक्स प्लेन में या एक्स जेड प्लेन में, और के कैप आ रहा है, ठीक है, तो के कैप यानी जेड वाला छोड़ दो, एक्स वाई प्लेन में होगा, ठीक है। चाहे देख लो जे कैप क्यों आया, क्योंकि ऊपर को है, तो इसका मतलब सरफेस ऐसे है, ऐसे मतलब एक तो एक्स प्लेन में है और जेड प्लेन में है ऐसे, तो एक्स जेड आ रहा है। देखो के कैप कब आएगा जब के कैप इधर को होता है ना, तो सरफेस ऐसे है, ऐसे का मतलब एक्स प्लेन में भी है और वाई प्लेन में भी है, ठीक है, तो एक्स वाई आ रहा है ना। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ एन कैप को आई कैप बनाएं, ठीक है, एन कैप को आई कैप बनाएंगे तो डी एस की जगह, डी एस क्या है, सरफेस है, यानी एरिया है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो आई कैप ले रहे हैं, तो आई कैप के लिए क्या है, वाई जेड, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखो, डी वाई डी जेड, बात समझ गए। और इधर देखो F2, एन कैप की जगह जे कैप लेना चाह रहे हो, तो एन कैप की जगह जे कैप लेना है तो इसका मतलब है एक्स जेड, एक्स जेड का मतलब डी एक्स डी जेड, या डी जेड डी एक्स एक ही बात है। यहाँ बताओ F3, एन कैप की जगह के कैप लेना चाह रहे हो, एक्स वाई, तो यहाँ क्या आएगा, डी एक्स डी वाई, ठीक है जी, समझ गए होंगे आप। अब देखो आई डॉट आई 1, तो ये सिर्फ ये जो सारा बचा ना, ये इसका मान कितना गया, F1 डी वाई डी जेड प्लस F2 डी एक्स डी जेड प्लस F3 डी एक्स डी वाई, बात समझ में आई। इसका मान ये आ गया, ठीक है, इसका मान ये किस रूप में है, एक्स वाई जेड की टर्म में है, इसका मतलब है कंपोनेंट्स के टर्म में है। इसका मान निकाल लिया, इसका और निकाल दो, डाइवर्जेंस ऑफ एफ का, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ का मतलब पता है क्या है, डेल डॉट एफ, ठीक है, ये बात मैंने बता रखी है। तो डेल की वैल्यू रखो और आप वैल्यू रखो एफ की तो डेल की वैल्यू क्या है, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप डॉट, देखो क्या आ जाएगा एफ की वैल्यू, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप और प्लस F3 के कैप, ठीक है जी। तो देखो क्या आएगा, आई डॉट आई 1, तो ये बचेगा डेल ओवर डेल एक्स F1, यानी डेल F1 ओवर डेल एक्स, इधर क्या आएगा, डेल F2 ओवर डेल वाई, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, और इधर आएगा डेल F3 ओवर डेल जेड, के डॉट के 1 हो जाएगा। तो ये आपका निकल के आया डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर F, ठीक है जी। तो इसका मान भी निकाल दिया, इसका भी निकाल दिया, अब दोनों के मान वहीं रख दो, तो आपकी जो इक्वेशन है वो कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। उधर का मैं रफ कर रहा हूँ, इसे नोट कर लो, ठीक है। देखो फर्स्ट इंप्लाइज करो, पहले में रखो मान, फर्स्ट इंप्लाइज, तो ये है सरफेस इंटीग्रल, और इसका मान क्या है, ये रहा, लिख देता हूँ F1 डी वाई डी जेड, ठीक है, प्लस F2 डी एक्स
डी जेड प्लस F3 dx dy। ठीक है जी। और ये बराबर किसके हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ f की वैल्यू ये रही, डेल F1 ओवर डेल x प्लस डेल F2 ओवर डेल y प्लस डेल F3 ओवर डेल z, और इनटू में dv है तो dv को लिख लो dx dy और dz। ठीक है जी। तो ये जो आपका ये है ना, ये है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो हेडिंग जो लिखी है आपने, आप एक काम करना, इस क्वेश्चन को तो बाद में करना, पहले हेडिंग डालना कार्टेशियन फॉर्म ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे अलग नोट करना। ठीक है, फिर क्वेश्चन नोट करना। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसकी हेल्प से, क्योंकि क्वेश्चन जो दे रखा है ना, dy dz dz dx और dx dy, देखो इस फॉर्म में दे रखा है, तो क्वेश्चन जो सॉल्व होगा ना ये वाला, वो इसकी हेल्प से सॉल्व होगा। ठीक है, तो मैं इधर का रफ कर देता हूँ, आप क्वेश्चन ठीक है समझ गए, पहले हेडिंग लिखना और फिर ये सारा नोट करना। और क्वेश्चन करने के लिए हम उसका है ना उपयोग करेंगे जो ये कार्टेशियन फॉर्म आई है। ठीक है, कार्तीय रूप। देखो इसकी तुलना करो इससे, सरफेस इंटीग्रल की, तो dy dz, तो F1 कितना है yz। ठीक है जी, F1 कितना है yz। हालांकि कोई ज़रूरत मुझे लगता नहीं, चलो लिख लो जब भी। F2 कितना है zx, और F3 कितना है xy। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। सरफेस इंटीग्रल क्या है yz और dy dz प्लस zx dz dx प्लस xy dx dy। ठीक है जी, इसका मान निकालना है, तो बराबर ये किसके बराबर है, इसमें लगा दो ये थ्योरम, ये वाली, तो ये किसके बराबर है। ठीक है, तो पहले लिखना, क्वेश्चन नोट करने के बाद पहले लिखना ये थ्योरम है ना, फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और इसे लिख देना। ठीक है, उसके बाद ये F1 F2 F3 लिखना और फिर ये लिखना। क्लियर है, तो ये थ्योरम लगा दो इधर। इधर क्या आ रहा है, क्या आएगा, डेल F1 अपॉन, और F1 कितना है, F1 की वैल्यू रख देना, F1 तो ये रहा। ठीक है, तो डेल ओवर डेल x, और F1 का मान रखो डायरेक्ट, F1 का मान क्या है yz। ठीक है, प्लस डेल ओवर डेल y F2 का मान है zx, प्लस डेल ओवर डेल z F3 का मान है xy। ठीक है जी, और इनटू में dx dy और dz। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में करें x है ही नहीं, y के रेस्पेक्ट में करें y है ही नहीं, z के रेस्पेक्ट में करें z है ही नहीं, तो 0 0 प्लस 0, तो सारा कितना आया 0, तो इस सारे का मान कितना आया 0, आंसर। ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0 लिख देना है ना। तो इसका मान निकालना था, इसका सारे का मान कितना आया 0। तो क्वेश्चन तो 2 लाइन का है, मेन चीज़ वो समझने की थी। ठीक है, नोट कर लो इसे। चलते हैं फिर नेक्स्ट पर। ठीक है, इसके बाद देखो एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसने कहा इफ S इज एनी क्लोज्ड सरफेस, S क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस है, बंद पृष्ठ है, और उसने कहा एन क्लोजिंग ए वॉल्यूम, जो घेरता है एक आयतन को। ठीक है, और एंड वेक्टर एफ दे रखा है, आपको ये सिद्ध करना है कि इसका सरफेस इंटीग्रल वेक्टर एफ डॉट एन का सरफेस इंटीग्रल 6v के बराबर होगा। ठीक है, v क्या है, कोई वॉल्यूम है, कोई आयतन है। तो देखो इसमें थ्योरम लगाओ, यही गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, क्या होती है ये किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ और इनटू dv। ठीक है, तो देखो इसका मान निकालना है, और इनटू में वो बराबर में किसके है, ये डाइवर्जेंस के। क्लियर, तो देखो डाइवर्जेंस निकाल लो पहले f, फिर वैल्यू रख देंगे। ठीक है ना, तो डाइवर्जेंस ऑफ f आपको निकालना है, तो देखो डाइवर्जेंस ऑफ f क्या हो जाएगा, देखो यानी डेल डॉट एफ। हालांकि इस क्वेश्चन को तो आप भी कर सकते हो आराम से, है ना, एक बार करने का प्रयास करो, है ना, वीडियो को पोस्ट करके, ना हो तब देख लेना। देखो डेल की वैल्यू रखो, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस
डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप डॉट एफ की वैल्यू रखो, वेक्टर एफ की एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप और प्लस 3z के कैप। ठीक है जी। तो देखो क्या आएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, डेल एक्स वो डेल ओवर डेल एक्स एक्स का करोगे 1, जे डॉट जे 1, वाई का करोगे 1 हो जाएगा, 2 बचा केवल, जेड का करोगे 1 हो जाएगा, केवल 3 बचा, तो कितना आएगा 6। ठीक है 6 आ गया जी। फर्स्ट इम्प्लाइज करो, आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी, वेक्टर एफ डॉट एन कैप और इंटू डी एस, इसका मान निकालना है और बराबर में क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ की वैल्यू 6 आ गई और इंटू में क्या है डी वी। 6 बाहर ले लो, ये डिफरेंशियल ये इंटीग्रल खत्म हो जाएगा तो 6v बचेगा। ठीक है 6v के ही बराबर लाना था, तो ये आपका किसके बराबर आ गया 6v के। क्लियर है, ये आपका किसके बराबर आया 6v के। क्लियर है, यही आपको सिद्ध करना था, है ना। इंटू में ds भी होगा, शायद बुक में ना लिखा हो, छूट गया हो। ठीक है, तो ये किसके बराबर लाना था आपको 6v के। तो आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया है, नोट कीजिए। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन, इसने कहा इवैल्यूएट, आपको ज्ञात करना है वैल्यू, मान ज्ञात करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, यानी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, वेक्टर ए दे रखा है आपको, एस क्या कहा, एस इज द क्लोजेस्ट सरफेस, क्लोजेस्ट माने निकटतम पृष्ठ है, कंसिस्टिंग ऑफ द कर्व्ड सरफेस, जो रखता है वक्र पृष्ठ को, कर्व्ड सरफेस यानी वक्र पृष्ठ, और किसका वक्र पृष्ठ है सिलेंडर का यानी बेलन का, और सिलेंडर की इक्वेशन दे रखी है, बेलन की समीकरण, और साथ में बिटवीन द प्लेन्स z बराबर 0 से लेकर z बराबर 2 दे रखा है लिमिट z की, टुगेदर विद, इसके साथ ही दे रखा है इट्स सर्कुलर एंड्स ऑन दीज प्लेन्स। ठीक है, और जो इसके सर्कुलर एंड्स हैं सिलेंडर के, सर्कुलर यानी जो वृत्ताकार सिरे हैं, सिलेंडर में बेलन में होता है ना साइड में वृत्ताकार सिरे, वो इसके प्लेन पर हैं। ठीक है, ऑन दीज प्लेन्स, इन प्लेन्स पर हैं, जो प्लेन ये हैं, ये वाले हैं ना। ठीक है, चलो देखो लिमिट के लिए देते हैं ये सब चीज़ें, तो बाकी मेन क्या है हमारा, गॉस थ्योरम को अप्लाई करना है। और गॉस थ्योरम क्या होती है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, वेक्टर एफ की जगह वेक्टर ए दे रखा है, एन कैप और इंटू डी एस। ठीक है, देखो वॉल्यूम इंटीग्रल क्या आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर एफ की जगह वेक्टर ए है और इंटू डी वी। आपको पहले डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए निकालना होगा, यानी डेल डॉट ए, तो डेल की वैल्यू डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। ठीक है जी, डॉट वेक्टर ए के मान रखो, ये रहा 2x² आई कैप प्लस वाई जे कैप और माइनस z² के कैप। ठीक है जी। देखो क्या आएगा, डेल ओवर डेल एक्स 2x² आई डॉट आई 1 हो गया, डेल ओवर डेल वाई, ठीक है कितना बचा y जे डॉट जे 1, डेल ओवर डेल जेड के डॉट के 1, तो ये बचा माइनस का z²। ठीक है जी, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो 2 2 4x हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और माइनस बीच में आएगा और ये हो जाएगा 2z। ठीक है, ये आ गया डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। क्लियर है, इसका मान कहाँ रख दो, यहाँ पर फर्स्ट इम्प्लाइज, तो इसका तो मान निकालना है आपको, वेक्टर ए सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ए डॉट एन कैप इंटू डी एस, इसका तो मान निकालना है। ठीक है, और इधर क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए का मान रखो 4x प्लस 1 माइनस के 2z और इंटू में क्या आएगा dx dy dz, dv को ऐसे लिख सकते हैं ना, और x y z की लिमिट रखो। देखो लिमिट इधर समझ लेते हैं, z की लिमिट तो दे रखी है 0 से 2, तो x की लिमिट मैंने बताया, x की लिमिट देखो इससे निकाल लेंगे y बराबर 0 रख के, y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर क्या आएगा 4 आएगा, है ना। तो x बराबर 0 से लेकर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, चलो मैं बता दूं आपको, x² प्लस y²
बराबर 16 है ना, तो मैंने बताया था x की लिमिट नंबर में होती है, संख्या में, इस तरीके से। तो देखो y बराबर 0 रखना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 आएगा, तो x बराबर क्या आएगा 4। तो x की लिमिट हो गई 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। और साथ में z की लिमिट दे रखी है नंबर में इस बार, ठीक है। तो देखो z की लिमिट होती है वैसे तो उसमें, है ना, अचर मतलब चर पदों में, वेरिएबल्स में, लेकिन जब z की लिमिट नंबर में दे रखी है तो y की जो लिमिट है वो हो जाएगी वेरिएबल्स में। तो y बराबर क्या आएगा देखो y स्क्वायर बराबर है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो आएगा। तो y बराबर क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की जो लिमिट है ना, माइनस के अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर से लेके प्लस के अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर तक हो जाएगा। क्लियर है चलो, तो देखो प्लस माइनस में ले लो लिमिट, है ना। तो मैं लिख देता हूँ y की लिमिट क्या हो जाएगी इससे पहले बाद में करेंगे, है ना। तो y की लिमिट बताओ क्या हो जाएगी, y की लिमिट हो जाएगी माइनस के अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर और कहाँ तक, प्लस का 16 माइनस एक्स स्क्वायर तक, ठीक है। तो माइनस प्लस से लेकर कर रहे हो ना, तो इसकी एक काम करो, यहाँ भी ऐसे कर लो, दोनों के लिए एक जैसा काम करना है ना। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी प्लस माइनस नहीं आएगा, स्क्वायर करने के बाद आता है प्लस माइनस, पता है ना, अंडर रूट लेते हैं जब प्लस माइनस आता है। तो x की लिमिट भी -4 से लेकर +4 तक, y की लिमिट देखो x की ये रही, y की ये रही, और z की दे रखी है 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो दोनों के लिए एक जैसे ही काम करना है, ठीक है। अब बस लिमिट रख दो x बराबर क्या है -4 से लेकर +4 तक, y की लिमिट है माइनस के अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर प्लस का अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर तक, और z की लिमिट है 0 से लेकर 2 तक। क्लियर है। तो पहले z के रेस्पेक्ट में कर लो इंटीग्रेशन, ठीक है। तो y की लिमिट तो ऐसे रहेंगी, क्लियर। तो देखो z के रेस्पेक्ट में करो, क्या आएगा 4xz प्लस z और माइनस के 2 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, है ना। तो 2 से 2 कट गया, है ना। तो कितना आया जेड स्क्वायर, और इंटू में dx dy बचा, और लिमिट 0 से लेकर कहाँ तक है 2 तक, z की लिमिट, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो मैं साइड का वो दिख नहीं रहा आपको, ये तो चलो 1 मिनट रुको, ठीक है जी, अब दिख रहा होगा। लिमिट रखो इसमें, है ना। तो मैं इधर का रफ कर रहा हूँ, आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो। देखो लिमिट रखो जेड की तो देखो जेड की लिमिट रखोगे तो क्या आएगा, अलग को कर लूँ, है ना, लाइन क्यों बढ़ाएं फालतू में। जेड की जगह देखो 8x आएगा, ठीक है ना। चलो मैं लिख ही देता हूँ, अलग को नहीं करते। देखो ये आ जाएगा x बराबर -4 से लेकर +4 तक, और y बराबर है माइनस के अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर प्लस के अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर तक, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा भाई, जेड की जगह 2 रखो तो 8x, ठीक है, प्लस जेड की जगह 2 रखो और -4, जेड की जगह 2 रख रहे हैं ना, तो -4 मतलब 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो देखो कितना बचा, -2 ना बचा, डायरेक्ट कर दो ना, -2 बचा, और इनटू में क्या है dx dy, ठीक है। 0 रखोगे तो सब जगह 0 हो जाएगा, माइनस करके छोड़ो भाई। 2 रखा 8x हो गया, 2 रखा और यहाँ 2 रखा, तो -4 + 2 तो -2 बचा। डायरेक्ट एक लाइन गैप कर दी मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब y के रेस्पेक्ट में कर लो इंटीग्रेशन, x बराबर है -4 से लेकर +4 तक, और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो देखो 8x - 2 तो ऐसे रहेगा, 1 है, 1 का y हो गया, ठीक है। लिमिट है माइनस के अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर प्लस के अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर तक, और इनटू में क्या है dx।
क्योंकि y के रेस्पेक्ट में तो कर लिया। x बराबर है -4 से लेकर +4 तक, और 8x - 2 ऐसे रहने दो। y की लिमिट रखो पहले तो ये रखो, तो क्या आएगा √16 - x² माइनस, और फिर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इंटू dx। समझ गए? चलो तो देखो कितना आएगा, लिमिट है x बराबर -4 से लेकर +4 तक, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 8x - 2 और अंडर रूट का 16 - x², ठीक है, और इंटू में क्या है dx। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब बस x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, तो देखो मैं इधर का रफ कर देता हूँ, है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक का। अब हमें बस, है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो है ना उसका इंटीग्रेशन कर देना है बस। तो मैं यहाँ तक रफ कर दूँ। देखो इसका इंटीग्रेशन करना है तो दोनों की क्या कर लो, दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, तो इस तरीके से आ जाएगा x बराबर -4 से +4 इंटीग्रेशन, है ना, और ये हो जाएगा 8 2 16 है ना, x 16x और अंडर रूट 16 - x² और इंटू dx। दूसरे में अलग कर लो, x बराबर है -4 से लेकर +4 तक, और देखो 2 2 4, ठीक है, तो 4 और अंडर रूट 16 - x² इंटू dx। क्लियर है? इसका 16 बाहर आ जाएगा, तो देखो इसका जो इंटीग्रेशन है ना वो आप t मान के करोगे, हालांकि करना नहीं है, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन में पहले भी करके बताया था। देखो मैं थोड़ा सा करके बता दूं, इसका तो करेंगे ही, इसका देखो थोड़ा समझ लो। ये जो 16 - x² है ना, इसे मानो t, तो है ना t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे 0, यहाँ जाएगा 2x और dx/dt, और यहाँ 1, तो देखो माइनस का 2x dx किसके बराबर आएगा, dt के, ठीक है। और लिमिट भी चेंज करते हैं, लिमिट चेंज करोगे तो देखो जब x बराबर कितना है +4, तो t बराबर कितना आएगा, यहाँ रखो +4, 0 आएगा, और जब x बराबर -4 है तो t बराबर कितना आएगा, 0 आएगा, देख लो चाहे। तो लिमिट जो है ना इसकी वो 0 से 0 तक हो जाएगी, है ना। तो लिमिट जो है -4 से जो +4 थी वो लिमिट 0 से 0 तक रहेगी, तो इसका इंटीग्रेशन करके सारा 0 आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी इस तरीके की बात बताई थी, तो इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाएगा, t बराबर 0 से 0, और ये देखो x dx की जगह क्या रखो, -2 अपॉन में ले आओ, ठीक है ना। तो x dx की जगह क्या रख दिया, 16 तो बाहर है, x dx की जगह रख दो आप, है ना, -1/2 बाहर, है ना, और x dx की जगह रख दिया आपने dt/-2 बाहर है, क्लियर है, और इसका मान √t। तो कैसे कर लो इसका इंटीग्रेशन, 0 ही तो आना है, क्योंकि 0 से 0 जब लिमिट रखोगे तब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का, है ना, समझ लो, करके नहीं दिखाना, 0 आएगा, है ना, कैसे मैंने बता दिया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसका क्या हो जाएगा, 0। तो 0 प्लस लिमिट सेम हो ना, माइनस से प्लस, तो 0 ही आएगा, है ना। जब इस तरीके का केस बन जाए मानने वाला, t मानने वाला, है ना, और इधर देखो बीच में माइनस है, इसकी लिमिट चेंज कर लो, देखो 4 बाहर आएगा, -a से +a लिमिट है, तो 2 बाहर निकाल लो, और लिमिट हो जाएगी 0 से a मतलब 4, और अंडर रूट 4 का स्क्वायर -x² इंटू dx। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट a² -x² का इंटीग्रेशन का। तो -8, इसका फॉर्मूला क्या है, x/2 अंडर रूट, यही आ जाएगा 4² -x², यानी x/2 अंडर रूट a² -x² प्लस a²/2, है ना, a²/2, और साइन इनवर्स x/a, मतलब 4, ठीक है जी। लिमिट है 0 से 4, क्लियर है। ये फॉर्मूला है, आपके याद होगा, मैंने एक बार अभी, है ना, प्रयुक्त किया था कुछ दिन पहले, 12th क्लास में पढ़ा होगा आपने, है ना। तो ये आ जाएगा x/2 अंडर रूट 16 -x², और ये देखो 4 × 16/2 8, साइन इनवर्स, ठीक है, ये
ध्यान देना x/4 और लिमिट है 0 से 4, तो देखो लिमिट रख लो बस, तो 4/2 है ना, यहाँ 0 हो जाएगा, देख लो चाहे x की जगह 4 रखोगे तो 16 - 16 0 प्लस 8 साइन इनवर्स, ये 4/4 1 हो जाएगा, और 0 रखोगे तो साइन 0 0 और यहाँ भी 0 हो जाएगा, ठीक है बस। तो ये तो 0 हो गया शुरुआत वाला, तो माइनस के 8 8 जा 64, और साइन इनवर्स ये क्या है, साइन 90 की वैल्यू है, साइन 90 का मान, ठीक है। तो ये बचेगा माइनस का 64 इंटू π/2, तो माइनस का 32 पाई, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है, माइनस के 32 पाई। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपका फाइनली कंप्लीट हुआ, कोई डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।